हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पे अपने एक एक वीडियो डाल रहे हैं। बस केवल वो प्रैक्टिस के लिए वीडियो है, उसमें आप कोई भी चीज़ नहीं नोट ना करें। बस आप ये देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। अभी तक आपने तैयारी जितनी करनी थी कर ली, अब बस समय है। छोटे छोटे पॉइंट को बस आपने माइंड में रिकॉल करते रहना है और वही पॉइंट आपको वहाँ पे याद आ भी जाएंगे। ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फिर से वही बेसिक से ग्रामर के क्वेश्चन से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, द वर्ड दैट एंड विच आर कॉल्ड। जो आपके दो वर्ड हैं दैट एंड विच, इनको हम क्या कहेंगे? कंजक्शंस, एडजेक्टिव्स, कन्फ्यूजिंग या रिलेटिव प्रोनाउंस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा रिलेटिव प्रोनाउन। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बस अपनी कॉपी में जैसे बार बनाते हैं हम लोग, आपने देखा होगा 1 2 3 4 5, फिर ऐसे करके, यानी ये 5 मार्क्स हो गए। तो आप ऐसे ही अपनी कॉपी में भी आप बार बनाते जाएं और फिर आप मुझे, यानी एक तरीके से आप टैली करते रहें। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स गेन करी टोटल क्वेश्चंस में से, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर मुझे भी नहीं पता रहते। बस ये कि 10 मिनट की वीडियो में जितने ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उतने आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया था हमारा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स। किसी भी वर्ब का जो टेंस होता है वो क्या इंडिकेट करता है? व्हेन एन एक्शन अकर्ड, वेयर एन एक्शन अकर्ड, हु इंगेज्ड इन एन एक्शन और व्हाट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन वॉज। कोई कोई इस क्वेश्चन को पहले ही बार देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन द एक्शन अकर्ड। टेंस आप सभी को आते हैं, लेकिन ये बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एडवर्ब नहीं है। ऑप्शन है आपके पास क्विकली, हैवी, बैकवर्ड या फुली। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैकवर्ड। आपको पता है क्विकली में एल वाई लगा है, तो ये वैसे ही एडवर्ब हो गया और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बैकवर्ड इसका सही आंसर है, ये एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब आपको पता है जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। अब एक ये बेसिक सा क्वेश्चन और है, जो मैंने कल आपको हाइफन का कॉन्सेप्ट बताया था, वो आपसे पूछ रहा है, द हाइफन मेक्स अ बिग डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये ट्रू है या फॉल्स है? ऐसा क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको वो 5-6 आपको ट्रू एंड फॉल्स ऐसे करके बना के दे देगा। उसमें वो हाइफन के ही बारे में उसने 5 पॉइंट दिए होंगे, उसमें से आपको इनकरेक्ट वन छांटना होगा। पहला पॉइंट उसने दिया होगा कि हाइफन हर नंबर्स के बीच में लगता है, जैसे 23, 24, 25। फिर उसने दूसरा पॉइंट दिया होगा क्या हाइफन लगाना सेंटेंसेस में ज़रूरी है। इसका सही आंसर होगा हाइफन लगाना सेंटेंसेस में ज़रूरी है अगर हम उसके डिफरेंस को समझना चाहते हैं। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ, हाइफन क्यों ज़रूरी है। और ध्यान दीजिएगा, हाइफन हमेशा कंपाउंड नाउन या कंपाउंड एडजेक्टिव या एडवर्ब, वर्ब नाउन, जो इस तरीके से कंपाउंड जो चीज़ें होती हैं उनके हमेशा बीच में लगता है। ये भी आपको स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट बना के दे देगा कि जो हाइफन होता है वो बीच में लगता है वर्ड्स के, या वो पहले लगता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो जो भी जैसे आपका नाउन और यहाँ पे वर्ब है तो इनके बीच में लगेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ इस, जो मैं आपको बता रहा था कि हाइफन क्यों ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस के लिए। ठीक है, अब आप इन दो सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिएगा। पहले उसने ये वाले सेंटेंस में उसने क्या कहा है, आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर। आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक आदमी को एक मगरमच्छ खाते हुए देखा। ठीक है, आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने एक आदमी को मगरमच्छ खाते हुए देखा। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइफन लगा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे हाइफन लगा है अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, यानी मैंने एक आदमी देखा जो कि मगरमच्छ को खा रहा था। ठीक है, घड़ियाल मगरमच्छ होता है, एलिगेटर का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि वी आर डिस्क्राइबिंग द एलिगेटर, व्हाट टाइप ऑफ एलिगेटर इट इज़ वन दैट ईट्स मैन्स और पीपल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैन ईटिंग एलिगेटर मतलब मैंने एक एलिगेटर देखा जो कि आदमी को खा रहा था। ठीक है, मैन ईटिंग एलिगेटर था वो, जो कि आदमियों को खाता था। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इसने लिखा है आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर। ठीक है, तो अब इसने यहाँ पे कोई हाइफन नहीं लगाया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक आदमी देखा ईटिंग एलिगेटर। आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, मैंने एक आदमी देखा जो कि मगरमच्छ खा रहा था। तो ये फ़र्क पड़ जाता है हाइफन से। मैं फिर से बता देता हूँ अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। पहले वाले सेंटेंस में उसने बोला है आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, मैंने एक मैन को खाने वाला क्या देखा, आपका एक एलिगेटर देखा, मगरमच्छ देखा। एक मैन को खाने वाला मगरमच्छ देखा। दूसरे सेंटेंस में उसने हाइफन नहीं लगाया, उसने बात वही कही है, आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, यानी मैंने क्या देखा आपका, आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, मैंने एक आदमी देखा जो कि किसको खा रहा था, एलिगेटर को खा रहा था। ये फ़र्क पड़ता है हाइफन से। ठीक है, दिस इज सेंटेंस विदाउट द हाइफन साउंड्स लाइक मैन इज ईटिंग एन एलिगेटर। और पहले वाले में आपको क्या लग रहा है कि एलिगेटर को मैन खा रहा है। ठीक है,
और ये कुछ वोकैब हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये मैंने यहाँ पे एक ही वोकैब आपको दिया है, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब आप ध्यान दीजिएगा, फ्री एंटोनिम, ठीक है। डिसफ्रेंचाइज, इंस्लेव या लिबरेट, यानी आनंद आपका जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र हो जाना, उसे हम बोलते हैं आपका इमेंसिपेट, ठीक है। लिबरेट हो जाना, स्वायत्त हो जाना। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ आपका दूसरे वर्ड की, ये था फोर्थ विथ। फोर्थ विथ का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, इंस्टेंटली कोई चीज़ होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इमीडिएटली बोलते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, लेटर होना, बाई एंड बाय होना, मतलब देर में कोई चीज़ होना, ठीक है। ये दो ही इंपॉर्टेंट मुझे वर्ड लगे। और वोकैब का ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे 1 या 2 नंबर के पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं, इस बात का ध्यान दें। बढ़ता हूँ मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ध्यान दीजिएगा, ये सारे इंडियन राइटर से लिए गए हैं और ये सभी वो राइटर हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, ठीक है। एक भी राइटर इसमें बाहर का नहीं होगा, इसलिए ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि महेश दत्तानी पे वीडियो बनाइए। कुछ इंडियन राइटर ऐसे हैं, उनकी ओर अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आपका महेश दत्तानी से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा ही। और जैसे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महेश दत्तानी हैं, और ये आपका महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की एक तो वो आपका सत्य पर मेरे प्रयोग, ठीक है, वाला आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी क्वेश्चन उससे बनते हैं एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको बता दूंगा। और ज़्यादातर जो अभी क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है इंडियन राइटर्स में, वही चल रहा है कि वो इनकी डेथ पूछने की, किस राइटर की डेथ कब हुई थी। इसलिए आप डेट ऑफ बर्थ तो लगभग सभी की याद रखें, बेसिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। और इंडियन राइटर से ज़्यादा वो आपसे क्वेश्चन कवर नहीं करेगा, मुश्किल से आपके 4-5 करेगा, और वो आपके बेसिक से ही क्वेश्चन होंगे, तो आपको आ ही जाएंगे। फिर भी मैंने कोशिश करी है इसमें वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाने की जो कि इन राइटर से बन सकते थे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर एंड रेंडर्ड सम ऑफ हिज वर्सेस इनटू इंग्लिश, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, सरोजिनी नायडू और तोरूदत्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिएगा अच्छे से, और जितने क्वेश्चन आते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ, आप टैली करते रहें और फिर आप मुझे बताएंगे कि लास्ट में आपके मार्क्स कितने आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमैन रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमैन रिटन बाय। ऑप्शन है आपके पास सरोजिनी नायडू, केपी दत्त, आरसी दत्त और अरुदत्त। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू ने सॉन्ग ऑफ राधा लिखा था, ठीक है। सरोजिनी नायडू का आप मुझे वो बताएंगे क्या, बर्थ और उसकी डेथ आप जरूर बताएंगे सरोजिनी नायडू की, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 1913 टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ, टैगोर के उनको किस इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्क पे उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि टैगोर को 1913 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज़ के लिए अवार्ड किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास द गीतांजलि, फ्रूट गैदरिंग और आपका लवर्स गिफ्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, आप सभी को पता है, बहुत फेमस वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का, द गीतांजलि। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ आपका, विच ऑफ महात्मा गांधीज वर्क इज़ वन ऑफ द इम्प्रिशिएबल क्लासिक्स ऑफ आवर टाइम। ऑप्शन आपके पास द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज, यंग इंडिया या नन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी। ये किसने लिखी थी। ऑप्शन है आपके पास आर के नारायण, डॉम मोराल्स, बाकी तो आपने सुनना ही नहीं है। कुछ आप ये भी वहाँ पे आइडिया लगाइएगा कि ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बाहर का राइटर दिया होता है तो वो लगभग नहीं होगा, क्योंकि आयोग कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाता। तो आरएन जो आपके आर के नारायण थे, ठीक है। इनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और क्योंकि आपके 12th की बुक में भी इनका एक चैप्टर है। तो माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी किसने लिखी थी, आर के नारायण ने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, इन विच ईयर खुशवंत सिंह ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलाइस अपीयर। तो ऑप्शन है आपके पास 2002, 1999, 2000 या नन। इसका सही आंसर है 2002, ठीक है। किस साल खुशवंत सिंह ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मेलाइस अपीयर, तो वो कब आया था, 2002 में। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द डिबेट नोवेल रिटन इन 1935 बाय मुल्कराज आनंद। विच इज़ द डेब्यूट नोवेल रिटन बाय 1935 बाय मुल्कराज आनंद। ऑप्शन है आपके पास कौन से, द अनटचेबल, द रोड और कुली। इसके बाद तो आप ये तो आप क्वेश्चन से समझिए कि ये सारे वर्क किसके हैं, मुल्कराज आनंद के ही हैं। इनको नोट भी आप कर लीजिएगा, द रोड है उसका, कुली है। इसका जो सही आंसर है फिलहाल द अनटचेबल, इसका सही आंसर है, ठीक है। और आपको दिया गया टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये भी आपका मुल्कराज आनंद का ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, बाघा इज़ द सेंटर कैरेक्टर इन आनंद। ये टू लीव्स एंड अ बर्ड में मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टू लीव्स एंड अ बर्ड ये किसका वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बाघा इज़ द सेंटर कैरेक्टर इन आनंद। तो बाघा नाम का कैरेक्टर आनंद के किस नोवेल में है, अनटचेबल में है, द रोड में है, द बबल में है या कुली में है। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ये आपका अनटचेबल में है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, हु वॉज द विनर ऑफ द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऑप्शन है आपके पास आर के नारायण, राजा राव या आपका के एस वकारत्वामी, और इसका सही आंसर है आर के नारायण। फर्स्ट साहित्य अकेडमी विनर कौन थे आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट वन इज मुल्कराज आनंद वॉज अवार्डेड बाय साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड से उनके किस वर्क के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इसका सही आंसर होगा आपका क्या, मॉर्निंग फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप सभी को आता होगा। उसने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट पायोनियर्ड द रीजनल नोवेल इन द इंडियन इंग्लिश नोवेल। ऑप्शन है आपके पास आर के नारायण और के एस वक्राथामी। इसका सही आंसर क्या है, आर के नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर के नारायण कीर्ति द रीजन नोन एस। ये भी आप सभी को आता होगा लगभग। तो यही क्वेश्चन बनते हैं यार इंडियन राइटर से। तो आर के नारायण का आपको पता है उनका रीजन कौन सा था, मालगुडी डेज करके उनका एक प्रोग्राम था आर के नारायण का। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामास्वामी इज़ अ करेक्टर इन। तो रामास्वामी नाम का करेक्टर किस में है, क्या वो आर के नारायण की द गाइड में है या आनंद एसोसिएट प्ले में है। इसका सही आंसर होगा, रामास्वामी नाम का जो करेक्टर है वो राजा राव की द सर्पेंट एंड द रोप में है। और द सर्पेंट एंड द रोप ये वर्क किसने लिखा भैया, राजा राव ने लिखा था, इस बात का भी ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये माधवी कुत्ती इज़ द मेदन नेम ऑफ, आपको पता है कमला दास का नाम है। कमला दास तो है नहीं आपके अभी लेक्चरर में फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड दिल्ली आर नोवेल्स रिटन बाई। फिर से पढ़ दूँ, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड दिल्ली आर नोवेल्स रिटन बाई। ऑप्शन ए है आपके पास खुशवंत सिंह, चमाम महल और मनोहर मंगोलकर, विक्रम सेठ। इसका सही आंसर है खुशवंत सिंह। क्वेश्चन आप दोबारा देख लें, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड दिल्ली आर नोवेल्स बाई। ठीक है, तो ये किसने लिखी हुई है, खुशवंत सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। महेश दत्तानी गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1998 फॉर हिज फेमस प्ले। महेश दत्तानी को, ये बहुत बार पूछा जाता है, महेश दत्तानी से क्वेश्चन ही यही बनता है, आप कह सकते हैं। महेश दत्तानी का बर्थ और उनकी डेथ आप मुझे ज़रूर लिख के भेजें, और ध्यान दीजिएगा डेथ पे क्वेश्चन बनने में फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो महेश दत्तानी गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1998 फॉर हिज फेमस प्ले, किसके लिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए। सीधे सीधे ये पूछ देता है कि फाइनल सॉल्यूशन किसने लिखा है, तो महेश दत्तानी ने लिखा है। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला, 1998 में मिला, इस बात का भी ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच राइटर क्रिएटेड कंट्रोवर्सी बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट रामा एंड सीता आर सिबलिंग। ठीक है, कौन से राइटर ऐसे थे जिन्होंने की कंट्रोवर्सी मेक करी थी किस स्टेटमेंट को लेके कि राम और सीता क्या थे, सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, टैगोर, कालिदास, ए के रामानुजम या तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए के रामानुजम थे। ठीक है, और नो डाउट कि ए के रामानुजम भी आपके किस में दिए हैं, सिलेबस में दिए हैं। तो ए के रामानुजम का पूरा नाम अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें नहीं बताया जा रहा है, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बस मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देखना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन वॉइसेज ऑफ द 20th सेंचुरी हु कमेंटेड सो ऑन क्वार्टिलिन हाइडर। तो ये जो कमेंट किया था, हियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन वॉइसेज ऑफ द 20th सेंचुरी, ये कमेंट किया था किसने, आपका अमिताभ घोष आपने कमेंट किया था। ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहा अमिताभ घोष आपने ही है। ठीक है, फिर से एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन आता है, पूछा गया द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज एसोसिएटेड विद द एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन, रेनेसेंस या द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो कब हुआ था, ये भी आप मुझे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 53 था, इतना मैं आपको बताता हूँ। अब आपने बताना है कि 1453 था या 1553 था। ठीक है, तो द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज एसोसिएटेड विद, ये आपका रिनेसेंस से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, रिनेसेंस से, पुनर्जागरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलाइटनमेंट वॉज अ 16th सेंचुरी मूवमेंट, 17th सेंचुरी मूवमेंट, 18th सेंचुरी मूवमेंट या आपका 19th सेंचुरी मूवमेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18th सेंचुरी के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइटनमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ताबुला रासा इज अ टर्म कॉइन्ड बाय लॉक, कांट, वोल्टेयर या न्यूटन। इसका सही आंसर है आपका कौन सा, ताबुला रासा किसने दिया था भाई, लॉक ने दिया था। लॉक की स्पेलिंग आप जरूर याद रखें। तो ताबुला रासा टर्म किसने दिया था, लॉक ने दिया था। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर से मैं इंडियन राइटर को और लेके आऊँगा। अभी इसमें 10-12 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगा। रोजी की तरह आज की वीडियो का भी टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का। 50 लाइक्स होते ही आपके सामने वीडियो आएगी, तो लाइक करना आप ना भूलें। 50 लाइक्स होते ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी तरफ से ज़रूर आप कर दें।